अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं महबूब आलम कासमी और एक मरतबा फिर से मैं आप लोगों का नाज़िम एकेडमी 01 पर खुशामदीद और स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं क्लास 12th वालों के लिए, 12वीं जमात के बच्चों के लिए उनकी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बुक कहकशा हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 9 और 10। इससे पहले आपने 7 और 8 चैप्टर को मुकम्मल किया है, पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे 9 और 10। कुल मिलाकर के ये कहकशा का जो सबक हो रहा है, इस किताब का जो चैप्टर चल रहा है वो दो दो करके चल रहा है आप लोगों के बीच में। चूँकि थोड़ी सी मशगूलियत की वजह से क्लास कम होने लगा है, इसी वजह से दो दो करके आपके सामने मैं किताब के जो चैप्टर है उसको लेकर के आता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो आज के चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे शफी जावेद की एक अफसाना है भूले बिसरे गीत, और उसके बाद जो है 10वें नंबर पर पढ़ेंगे सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अफसाना इब्राहिम सुक्का। कि दोनों बहुत ही जो है दिलचस्प और बहुत ही कहानियों जो है उसके अंदर समझिए जो बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। और ख़ास तौर से जो 10वें नंबर चैप्टर जो है इब्राहिम सुक्का, उसके अंदर तो समझिए तो बहुत ही दिलचस्प एक नौजवान के उसको सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को जो है ना एक नौजवान की अदा और उनके जो है मेहनत और उनकी जो कोशिश है वो इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मरकज़ी किरदार जो है ना उसको बना दिया इब्राहिम सुक्का को, जो एक नौजवान होते हैं और जो थोड़े से पढ़े लिखे भी होते हैं, और लेकिन उसका जो है ना वो गुर्बत की वजह से और तंग दस्ती की वजह से जो है वो क्या करते हैं, ये वो लोगों को पानी पिलाने का, यानी जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव का नाम धुरन गांव रहता है, तो धुरन गांव वालों के बस्ती वालों के लिए जो है वो पानी पिलाने का काम करते हैं। पानी पिलाते हैं इसलिए, और सुक्का के माने आते हैं पानी पिलाने वाले, तो इसलिए उसको सुक्का कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो उनको जो है ना एक लड़की रहती है जो गांव के एक दबंग आदमी रहते हैं, उसकी बेटी रहती है, उससे उसको मोहब्बत हो जाता है। लेकिन नतीजा ये होता है कि डर की वजह से, उनके बाप के खौफ की वजह से ये अपनी मोहब्बत को इजहार नहीं कर पाते हैं, और उसकी लड़की को भी इससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो भी जो है अपने बाप के खौफ की वजह से वो भी इसका इजहार नहीं कर पाती है। तो दोनों तरफ खामोशियाँ रहती है, और आखिर में ये हो जाता है। आप कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा, कहानी में तो बहुत लंबा मेरे ख्याल से लगता है, पूरी किताब तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक जितना पढ़ा हूँ उसमें से सबसे लंबी कहानी जो है यही इब्राहिम सुक्का ही लगा, कि जो है ना सबसे ज़्यादा लंबी है। खैर, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की की जो है ना जो है ना ये वो खुदकुशी कर लेती है, समझिए किसी ज़रिए से इंतकाल हो जाता है उसका। वो उसके अंदर दिया है कि एक मर्तबा शोर होता है, हल्ला होता है कि फलाँ आदमी के घर में जो है चोरी हुई और चोर घुस गया था। हालाँकि चोर नहीं होता है, वो वही इब्राहिम सुक्का होते हैं, बाद में पता चलता है। किसी अवाम को नहीं मालूम होता, लेकिन कहानी के अंदाज़ से आप कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी के अंदाज़ से ऐसा लगता है कि वही गया हुआ था। और जब उसके बाप को जो है लड़की से पूछने के लिए जब जाते हैं और वो पूछते हैं उसका लड़की के बाप, तो फिर वो नहीं बताती है, नहीं बताने से तो उसको मार-पीट ज़्यादा होती है, तो वो क्या खुदकुशी कर लेती है। तो वो मर जाती है, उसके सोग में, उसके जो है ना गम में जो है इब्राहिम सुक्का भी अपने आप को जो है उसके कब्र पे जान दे देते हैं। तो ये कहानियाँ हैं, तो हम आइए उसको कहानियों को भी जानेंगे। उससे पहले लेकिन ये कहानी होगी शफ़ी जावेद की भूले बिसरे गीत, उसको हम पढ़ेंगे, कि जिसमें जो है ना सैयद अज़ीज़ अहमद के बारे में उन्होंने बयान किया है, और उसमें वो भी कहानी जो है बहुत दिलचस्प है। कि वो एक इस कहानी के अंदर ये बताया है कि एक आदमी जो अगर किसी बड़े ओहदे पर हो और वो उस ओहदे से रिटायरमेंट हो जाए, तो फिर उसके लिए जो है ना थोड़ा-सा कम वाले जो ओहदे होते हैं, उससे नीचे दर्जे के जो ओहदे होते हैं, उस पर मुलाज़मत करना उसके लिए जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि नहीं, मैं इससे बड़ा पद पे था और छोटे पे आकर के मेरे लिए गवारा नहीं। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी गुज़र-बसर करने के लिए हालात होते हैं, कभी तो ऊँचे मकाम पे चले जाते हैं, कभी वो क्या कहते हैं नीचे मकाम पे भी आ जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो है उसी के बारे में जो सैयद अज़ीज़ अहमद रहते हैं, उसके बारे में तो वो इतने बड़े ओहदे पे रहते हैं, और उससे जब रिटायरमेंट होते हैं तो वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। उसके नतीजे में उससे जो है ना अपने जो बीवी होती है उससे डाँट भी सुननी पड़ती है, उनके बच्चे होते हैं वो भी भला-बुरा उसको सुना देते हैं, है ना? तो कुल मिलाकर के दोनों ही कहानी जो है, दोनों अफ़साना जो है हम लोगों के सामने जो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, आइए हम उसको पढ़ेंगे। एक शेर एकदम प्यारा-सा हो जाइए,
हो जाए कि कहते हैं कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के मोती तलाश कर। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के मोती तलाश कर। और जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसातों में समंदर तलाश कर। तो आइए अब हम अपने सबक को, अपने क्लास को शुरू करते हैं। यह है अफसाना भूले बिसरे गीत, है ना। ये अफसाना कौन सा है? भूले बिसरे गीत। अफसाना कौन सा है? भूले बिसरे गीत है। शफी जावेद इसके मुसन्निफ है। तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो, कोई भी अफसाना हो, तो उसके लेखक के बारे में सबसे पहले बताया जाता है। तो हम शफी जावेद के बारे में सबसे पहले जानते हैं। शफी जावेद कौन थे? यहाँ पे जिम का नुक्ता हट गया है। ये शफी जावेद, शफी जावेद मुजफ्फरपुर में, है ना, 6 जनवरी 1935 को पैदा हुए। शफी जावेद के बारे में मुसन्निफ के हालात है, तो मुसन्निफ के हालात के बारे में आपको ये 6 जनवरी नहीं है, ये 4 है, ये हिंदी का 4 है, 4 नहीं 6, हमने 6 पढ़ दिया। ये उर्दू में 6 ऐसे आता है ना, इसलिए इसमें क्या है, पढ़ने में ये हो गया। शफी जावेद मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 4 जनवरी 1935 को पैदा हुए। आबाई वतन गया है, यानी इनका जो आबाई वतन, आबा व अजदाद थे, इनके बाप दादा थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? गया जिला। गया तो जानते होंगे ना, गया जिला के होते हैं। तो आबाई वतन इनका कहाँ हुआ? गया। लेकिन इसके पैदाइश कहाँ हो गई? मुजफ्फरपुर में। और असल नाम इसका सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन है। असल नाम इसका सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन है। पटना यूनिवर्सिटी में समाजियात में एमए किया। समाजियात में एमए किया, है ना। समाज मुआशरा सोसाइटी, है ना, सोसाइटी जिसको कहा जाता है, तो उसी में क्या कहते हैं, वो एमए किया। महकमा इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए, यानी वो इस ओहदे पर फाइज थे। किस है? महकमा इत्तला व नशरियात। इत्तला व नशरियात, इत्तला के माने क्या आते हैं? इत्तला देना, किसी चीज की खबर देना। और नशरियात के माने आते हैं नशर करना, यानी फैलाना, उसको कहते हैं, है ना, फैलाना, इसी को नशरियात कहा जाता है। तो ये जो महकमा, यानी वो जो क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट है, महकमा डिपार्टमेंट को कहा जाता है। तो कौन से? इत्तलात और नशरियात के डिपार्टमेंट में हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे से, यानी डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज थे। फिर उससे क्या है, सुबकदोशी हुए। और सुबकदोशी हुए मुलाजमत के दौरान गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी, 20 निकाती प्रोग्राम अमल दरामद कमेटी के डायरेक्टर, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्टर जैसे ओहदों पर भी रहे वो। यानी इतने सारे ओहदे पर फाइज रहे। आप ध्यान से जो है इसको पढ़ लीजिएगा, किताब के अंदर भी दी हुई बात है। ये सब मैंने लिख दिया उसको कहीं कहीं से ये करके, जो जो जरूरी बातें थी कि क्या है वो, कि महकमा इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत बिहार के, उर्दू का सिर्फ पढ़ाई जो होती है ना, उसके ऊपर आप गौर करेंगे। डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोशी है। सुबकदोशी मैंने बताया था ना कि रिटायरमेंट हुए। मुलाजमत के दौरान, मुलाजमत के दौरान गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी, 20 निकाती प्रोग्राम अमल दरामद कमेटी के डायरेक्टर, और इंडियन रेड क्रॉस, देखिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ओहदों पर भी वो फाइज रहे। ओहदों पर भी वो फाइज रहे, ओहदों पर वो मुकर्रर रहे। 1953 में दरभंगा के माहनामा उफुक, क्या नाम है? 1953 में माहनामा उफुक में पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू, क्या नाम है? आर्ट और तंबाकू। पहला अफसाना याद रखिएगा इसको, आर्ट और तंबाकू को, तंबाकू 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 शाये हुआ। किसमें शाये हुआ? ये दरभंगा के से, दरभंगा जिला के से निकलने वाले माहनामा उफुक के अंदर उसका पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू शाये हुआ। दायरा से बाहर, ये एक अफसाना हुआ जो 1979 में। और खुली जो आंख, ये 1982 में। और तारीफ उस खुदा की, ये 1984 में। वक्त के असीर हिंदी, ये 1991 में। और रात शहर, है ना, और रात शहर और मैं, रात और शहर और मैं, ये ना, ये एक यहाँ से एक हुआ। और रात शहर और मैं, ये एक हुआ। मुझे यहाँ पे डेस लग गया, ये डेस ने रात
है ना, शहर और मैं 2004, ये सब उनके अफसानवी मजमूए हैं। इनके अलावा उन्होंने मिनी कहानियां यानी छोटी छोटी कहानियां भी बहुत सारे लिखी और कुछ नज़में भी लिखी इन्होंने। यानी ये इनके कहानियों से मुताल्लिक होगा। इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे। सबसे पहले मुसन्निफ के मुताल्लुक से बनेंगे, शफी जावेद कहाँ की पैदाइश कब हुई? तो 4 जनवरी 1935 को हुई। शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर में हुई। उनका आबाई वतन कहाँ था? तो गया था, है ना। उनका असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन। किस यूनिवर्सिटी में वो क्या कहते हैं, किस यूनिवर्सिटी से वो क्या कहते हैं एमए किया? तो पटना यूनिवर्सिटी से। किस क्या कहते हैं फन में, यानी किस चीज में जो है ना उन्होंने एमए किया था? समाजियात में किया, है ना। किस में किया? समाजियात में। महकमा इत्तलाअत व नशरियात हुकूमत, यानी किस महकमे में वो जो है ना हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे पर मुकर्रर रहे? तो क्या रखना है? महकमा इत्तलाअत व नशरियात में। तो ये सारी चीजें आपको सवाल में बनेंगी, है ना। वो आगे आप इस तरीके से आप अगर इसको सही से पढ़ लेंगे तो आपको पूरे जो है ना वो मालूम हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। ये सारी चीजें जो है शफी जावेद से मुताल्लिक थी। तो अब बता दिया कि शफी जावेद के बारे में अगर आपसे इतनी सारी बातें पूछी जाए तो आप आसानी से उसको क्या है बता सकते हैं। अब जो शफी जावेद ने जो कहानी यानी मुख्तसर अफसाना जो हम लोगों की किताब में लिखा है, उसके अंदर जो है उन्होंने वो सैयद अजीज अहमद के बारे में बताया है। उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो मैंने पूरा पता चल जाएगा। और उसी को जो समझिए एक लेकर के सैयद अजीज अहमद ही उस कहानी के मरकजी किरदार है, उसी के बारे में सारी चीजें बताते हैं। वो इतने बड़े ओहदे पर मुंतखब रहते हैं और उसके बाद उसे जी नहीं करता है कि किसी चीज पे करने का। तो वो मुख्तसर तरीन सवालात में आपको जो है ना सैयद अजीज अहमद के अहमद। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, है ना। एक चीज आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो मिनी कहानी और कुछ नज़में लिखी और उसके वफात के तस्करा नहीं दिया गया, यानी उसके वफात के बारे में सैयद शफी जावेद के वफात के बारे में नहीं बताया गया। उनकी पैदाइश को तो बताया गया लेकिन किताबों के अंदर उनके वफात का तस्करा नहीं आता है। इसलिए भी नहीं आता है कि जिस वक्त ये किताब लिखी गई हो तो वो क्या है हयात से थे, उनका इंतकाल नहीं होता। उनका इंतकाल जो है आप अगर देखेंगे कोई किताब में अगर जो अभी की लिखी हुई हो उसमें मिल जाएंगे, या इनकी कोई कहानियां हो जो इसके बारे में जो समाने हो जो इनके वफात के बाद लिखी हुई है। मैंने ढूंढा इसको कहीं पे तो कहीं मिला कि इसकी वफात जो बता रहे हैं वो 12 दिसंबर 2019। तो इसके हाल फिलहाल समझिए तो क्या है 5-6 साल पहले का ये इनकी वफात है। इसलिए जो है ना, और ये किताब लिखे हुए बहुत जमाना हो गया है, इसलिए इनकी वफात का जिक्र नहीं किया। तो फिलहाल इसकी वफात को अगर आपको याद रखना है तो आप रख लेंगे। ये क्या है 12 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019। और इसके मौत का सबब हुआ क्या कहते हैं दिल का दौरा, है ना। दिल का दौरा पड़ने से इनकी वफात हुई 12 दिसंबर 2019 को दिल का दौरा पड़ने से ये इंतकाल कर गए। तो एक चीज मैं यहाँ पे ये हो गया था इसलिए आपको बता दिया। अब सैयद अजीज अहमद के बारे में बहुत सारी चीजें इस किताब के कहानी के अंदर दिया है। वही उसके जो वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर मुंतखब रहते हैं वो, और उसी के बारे में फरमान है कि मुख्तसर तरीन सवालात में, यानी जो ऑब्जेक्टिव सवाल समझिए जिसको आप आएगा कि सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए, ये सवाल होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएंगे आपको। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए? सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से डायरेक्टर जनरल या इसी प्रोफेसर या इसी तरीके से और 2 और उठा करके ले आए। तो उसमें आपको कहाँ पे लगा कि डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए, यानी डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश हुए सैयद अजीज अहमद। उनका नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? उनका नवासा टेलीविजन पर, ये सवाल होगा। मैंने सब सवाल का जवाब ही सिर्फ दिया, मैंने पहले भी बताया था कि मैं सवाल नहीं बल्कि सवाल ही के अंदर जवाब होता है। तो इसलिए मैं जो है ना जवाब को इस तरीके से देता था कि उससे आप सवाल बनाइए। उनका नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? तो उनका नवासा टेलीविजन पर लो ऑन इंटरनेट, है ना, लो ऑन इंटरनेट देख रहा था। रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? है ना। रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे या कैसे दोस्त थे? ये दोनों बनेगा। रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे या कैसे दोस्त थे, दोनों बन जाएगा।
तो क्या है, रवि रंजन अजीज अहमद के पहले, अगर आप पहले तरीके से जैसे मैं बताया कि रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे, दोस्त थे, भाई थे, या और साथी थे, क्या थे, पूरा लिखा आएगा तो आप दोस्त पे क्लिक करेंगे अगर इतना सवाल आए रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे तब। और अगर इस तरीके से आए कि रवि रंजन अजीज अहमद के कैसे दोस्त थे, है ना, पुराने दोस्त थे, नए दोस्त थे, या क्या कहते हैं अच्छे दोस्त थे या बुरे दोस्त थे, जो भी आ जाए ऑप्शन में, तो आप या ये लिखेंगे पुराने, तो आपको क्या लिखना है, पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे, है ना, पहले क्या थे, पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। अब आएगा कि डॉक्टर की बात सुनकर, डॉक्टर की बात सुनकर क्या डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए, क्या, यानी ये क्या से सवाल होगा, क्योंकि यहाँ जवाब में मैं हाँ दिया हूं ना, तो ये सवाल क्या होगा, क्या डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए, तो जी हाँ, है ना, हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए। ये अगर लिखने वाला हो तो हाँ या नहीं, वैसे ऑब्जेक्ट में आएगा तो हाँ पे टिक लगाना है, हाँ अगर आएगा तो, हाँ, नहीं, क्यों, क्या, कैसे, है ना, अगर ऑप्शन आ जाए तो। उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था, उनका यानी सैयद अजीज अहमद का एक पुराना साथी, ये इसके कहानी के अंदर बताया ना कि सैयद अजीज अहमद जो है उनको सिगरेट पीने की आदत रहती है, बहुत बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। तो जब उसकी जब नौकरी छूट जाती है और कमाई का कोई जरिया नहीं आ पाता है, और थोड़े बहुत पेंशन मिलते हैं, उससे गुजर बसर भी करना मुश्किल हो जाता है ना, तो फिर जो है ना ये बैठे बैठे कहीं कुछ करना भी नहीं चाहते थे, तो ये सिगरेट वगैरह पीते थे, इससे जो है ना उसकी जो बीवी थी या इसी तरीके से बेटे थे, आगे भी उसके अंदर बात आएगी, तो उनकी तरफ से ताने भी सुनने पड़ते थे, है ना, और तरह तरह की बातें वो लोग बोला करते थे, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी और सदमे में हो गए। एक मरतबा यही सब बातें सुन सुन करके उनकी जो है ना तबीयत बिगड़ जाती है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो तबीयत जब बिगड़ती है तो उनका जो है ना डॉक्टर के पास जब ले जाया जाता है तो डॉक्टर बहुत सारे चेकअप लिख देते हैं, लिख देते हैं, ईसीजी से, यानी जो क्या कहते हैं दिल का हार्ट का जो जांच होता है वो भी जांच होता है उनको, और उसको बीमारी, भारी बीमारी के बारे में बता दिया जाता है ना, तो उससे जो है ना ये कहा दिया जाता है कि आप सिगरेट वगैरह को बिल्कुल मुंह भी नहीं लगाएंगे। तो अब वो सिगरेट जब उसे छूट गई, हालांकि ऐसा होता है बहुत सारे आदमी जब गम में रहते हैं ना तो वो नशा करते हैं, तो उसे उससे गम उसका हल्का हो जाता है। तो सिगरेट भी एक तरीके से ऐसी चीज है कि आप जो पीते होंगे वो जानते होंगे कि अगर वो जो पीते हैं तो जो कहते हैं उसका मिजाज जो है ना बिल्कुल बदल जाता है, समझिए, है ना, मूड जिसका कहते हैं वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो ऐसा था उनके पास सिगरेट, जो सिगरेट उनका पीना बंद हो गया, तो अब क्या करते वो, अब किससे जो है ना अपने गम को भुलाते हैं, कौन सी चीज थी जो उससे बातें करते हैं और वो उससे गम दूर रहता, तो कहते हैं एक चीज थी उनके पास, वो क्या चीज थी, वो एक ट्रांजिस्टर, क्या थे, ट्रांजिस्टर, कहते हैं उनका एक और पुराना साथी क्या था, तो क्या है, उनका एक और पुराना साथी ट्रांजिस्टर था, क्या था, ट्रांजिस्टर था। कहते हैं ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर कैसी चमक थी, है ना, ये सवाल होगा, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद, देखिए मैं इसी में से सवाल है और इस पर सिर्फ जवाब सवाल जवाब है और इसी में से सवाल बना करके वहीं पे जवाब देता हूँ। ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद ये इससे क्या है, दोनों फायदा है, एक तो वक्त का भी ये बचत हुआ, और दूसरी बात क्या है कि आपको सवाल जब भी बनता है वो जवाब ही के अंदर से उठा करके बनाया जाता है, ये बात याद रखिए। अब जवाब के अंदर ही सवाल रहता है, ये इस तरीके के सवाल देखिएगा, आपको लिखने का भी तरीका बता देता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से लिखने वाले में जो आए सवाल, तो आप हमेशा याद रखिए कि सवाल जब लिखने वाला आए तो आप जवाब के अंदर पहले वही चीज को उतारिएगा, पहले सवाल को पढ़िएगा कि देखिए क्या चीज है, और उसके बाद बदलता है वो कहाँ से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ये सवाल दे दिया कि ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर कैसी चमक थी, देखिए अब ये जो मैं लिखा हूं यहाँ फातिहाना है, ये सवाल आएगा, तो आपको जवाब क्या लिखना है कि ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, बस कैसी कैसी, यही सवाल आ गया। यहां तक तो दोनों चीज हो सकता था, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर, यहां पर सवाल भी बन सकता है और ये जवाब भी हो सकता है, तो कैसी अगर लगा देंगे तो ये सवाल बन गया, कैसी चमकती, और कैसी को हटा करके फातिहाना लगा दिया तो ये जवाब बन गया। देखिए तो जवाब सिर्फ एक दो लफ्ज को बदलने से सवाल बदल जाता है और जवाब भी उसके अंदर हो जाता है, इसको याद रखिएगा। कहते हैं भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम याद दिया ना 8:30 बजे, तो मैंने क्या लिख दिया कि कितने बजे, है ना, कितने टाइम में, कितने बजे, क्या कहते खत्म हुआ, कितने बजे, बस कितने बजे सवाल बन गया ना, तो हम कह रहे कि अब कितने बजे को हटा करके 8:30 बजे खत्म हुआ, ये आसान है ना।
तो ये मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वक्त की ये हो जाती है हमारे पास, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्या कहते हैं आपको बता दूं सवाल को, इसी में से सवाल कैसे बनेगा और ये जवाब तो आपके सामने ही रहेगा। इसलिए बहुत सारे हमारे जो आप में से हजरत होते हैं वो पूछते हैं, वैसे मैं फुर्सत नहीं मिलती मेरे को कि ज्यादा कमेंट पढ़ूं और कमेंट ये दूं, लेकिन मैं देखता हूँ कभी कभी तो मुझे ये होता है कि आप लोग को बार बार मैं बताता हूँ, तो फिर भी आप जो है ना फिर सवाल, क्योंकि हर सवाल को जहां तक कोशिश होती है, अगर इसमें अगर सवाल कोई जवाब नहीं है तो और मुसन्निफ से वो ताल्लुक रखता है तो समझिए आपको वहां से ले लेना चाहिए जवाब, जहाँ पे मैं मुसन्निफ के हालात को बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मुख्तसर सवाल, वो मुख्तसर यानी वो ऑब्जेक्टिव समझिए सवाल में से था, और ये मुख्तसर सवाल धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर सवाल भी, पहले तो ये भी नहीं हो पाता था, अब ये भी थोड़ा बना रहा हूँ, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं थोड़ा ये कर दूंगा, अभी समय है, इंशाल्लाह कोशिश होगी। तो सबसे पहले मुख्तसर सवाल में पहला सवाल होगा, डायरेक्टर जनरल है ना सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए, लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए, ये सवाल हो सकता है ना। डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए, है ना, क्यों फरामोश हो गए, लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए, यही सवाल बनेगा। तो सवाल तो मैंने नहीं लिखा, सवाल मैंने नहीं लिखा, सिर्फ आपको क्या है जवाब लिख करके दिया हूं, और जवाब क्या है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए, है ना, लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए कि सुबकदोशी के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया। यानी इसमें एक चीज बताया गया कि जब सैयद अजीज अहमद, कहानी के अंदर एक चीज बताई गई कि सैयद अजीज अहमद जब क्या कहते हैं रिटायरमेंट होते हैं ना, तो कुछ इसके अंदर भी कमियां होती है कि इन्होंने अपने आप को गुमनाम रखा, अपनी पहचान को छुपाए रखा, पहचान को छुपाए रखा। पहचान को छुपाने के बहुत सारे वजह है, मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके सामने हो और यकायक मैं छोड़ दूं, है ना, ना हो, तो आपसे कोई राब्ता न रहे, हमारा कोई भी जरिया न रहे, आपके पास मैसेज वैसेज का कुछ भी ना रहे, और मैं ये चीज भी छोड़ दूं यहाँ से, तो फिर क्या है लोग ज्यादा नहीं पहचानेंगे मेरे को, भूल जाएंगे, एक वक्त आएगा तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ कि जब वो रिटायरमेंट हुए तो लोगों से मिलना जुलना जो था वो भी उनसे खत्म हो गया, वो उनके पास जाते नहीं थे, गाड़ी वगैरह थी वो भी उनसे नहीं रही कि उससे लोगों के पास मिलना जुलना आते थे, और दूसरी बात कोई और जरिया खतो किताबत का हो वो भी नहीं है, और एक बात ये भी थी कि जिस मकान में वो रहते थे वहां पे सिर्फ जो है ना उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ अपने नाम का सैयद जैसे अजीज अहमद है तो बस अजीज अहमद के नाम से ही बोर्ड लगा रखा था। अब अजीज अहमद के नाम से, और ये थे बड़े ओहदे पे डायरेक्टर जनरल क्या कहते हैं सैयद अजीज अहमद, तो डायरेक्टर इन्होंने लिखा ही नहीं, तो कोई जानते नहीं, तो हो सकता है कि अजीज अहमद के एक नाम से तो बहुत सारे आदमी होते हैं, और अगर वो प्रोफेसर आदमी और इतने बड़े आदमी होंगे तो क्या कहते हैं वो अपने नाम के आगे तो ये लिखते ना, तो इन्होंने अपने आप को समझिए लेकर के छुपाए रखा, उन्होंने अपने आप को छुपाए रखा अपने आप को इजहार नहीं किया, तो इसलिए कहना कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से क्यों, ये सवाल यहीं पे बन जाएगा, क्यों फरामोश हो गए, है ना, जब बता दिया ना, देखिए क्यों फरामोश हो गए, ये सवाल होगा किताब के अंदर आपको, क्यों फरामोश हो गए, तो हमको लिखना है इसलिए फरामोश हो गए, बस यहाँ पे क्यों लगा देंगे तो सवाल हो गया यहाँ तक, अब हम इसी में जवाब हो गया, इसलिए फरामोश हो गया कि सुबकदोशी के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया, तो लोगों से मिलना जुलना कम हो गया, इसलिए लोग भूल गए कि वो डायरेक्टर जनरल भी थे कभी, है ना, लोग भूल ही गया सब साफ ही कि वो कभी डायरेक्टर भी थे, जनरल भी थे, कुछ ही थे भर, और घर के बाहर नेम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ अजीज अहमद का बताया ना कि वो अजीज अहमद का, कि मर्दम फरामोशी उस मकाम पर पहुंच गई, कहते हैं कि यानी लोग इतने आगे बढ़ गए इसमें, इतने कहते हैं लोग भुला चुके, इनको इतने भुला चुके कि अब लोगों की उनकी जात को भी भूल गए, लोगों को बिल्कुल ही, जब आदमी बिल्कुल ही गुमनाम हो जाता है तो ऐसा ही हो जाता है जैसा कि अब वो मर गया या नहीं है, नापेद है, फिर उसका कोई ख्याल नहीं रहता, ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। उसके बाद सवाल है, आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरिएगा, ये बात बीवी ने अजीज अहमद से क्यों कही थी। देखिए सवाल यहां तक होगा, आपको मैं इसी में से सवाल बता रहा हूं आपको, मैंने सवाल ऐसा नहीं देखा, मैंने सिर्फ जवाब आपको लिख दिया, लेकिन सवाल आपका देखिए सवाल इतना लंबा होगा किताब में, आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरिएगा, यहां तक है। उसके बाद यह बात बीबी ने अजीज अहमद से
अब यहाँ पे सवाल बनाइएगा तो क्या बनेगा, इसलिए को छोड़ करके क्या देगा, क्यों कही थी, क्यों कही थी। तो अब क्यों कही थी को मैं हटा दिया, सवाल तो आपको यहाँ पर बन गया। अब जवाब आ जाएगा, इसलिए कही थी कि डायरेक्टर के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद तकरीबन वो बेकार सी ही हो गए थे, और अक्सर मियाँ बीवी दोनों पीढ़ी की वजह से, यानी बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए तंगी में गुजर हो रही थी। इसलिए बीवी ने अजीज अहमद को समझाया कि डायरेक्टर की लाश को कब तक आप ढूंढते रहिएगा, यानी कोई नौकरी वगैरह कीजिए। आगे चलते हैं, देखिए तीसरे नंबर पे आपको कहा गया, आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, है ना, यानी आप बड़े दानिश्वर, असल बात यह है कि आपको मादी फायदा क्या हुआ, है ना। ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, बेटे ने कही थी। तो बेटे ने ये बात सईद अजीज अहमद से क्यों कही थी, इसलिए कही कि आप भले ही बड़े काबिल हो लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, कहीं जाइए, कितने बड़ी हो जाए, ऐशो आराम में रहिए, लेकिन हमें आमदनी की से मतलब है, यानी हमें तो खर्चा चाहिए, हमारे गुजर बसर के लिए कौन है बाप, होता किस लिए है, बाप इसलिए तो होता है कि वो उसे अपने बच्चों की परवरिश कर सके, उसके जो है ना क्या कहते हैं, जो दुख है उस दुख को दूर कर सके, और माली जो है ना परेशानी थी इनको रिटायरमेंट के बाद, तो इसलिए बेटे ने भी अपने बाप को ललकार दिया, समझे कि नहीं, मतलब ये मतलब है आमदनी से मतलब चाहिए, आप जहां से लाइए, यानी उन बेटे का कहना था, बाप का मतलब है औलाद के लिए आमदनी का जरिया, अगर बेटे को बाप से कोई मादी फायदा नहीं तो बाप का वजूद बेकार है। देखिए इतना तक बात करिए, समझे कि नहीं। तो ये तीसरा सवाल में चला जाएगा, आप इतना ही लिखना है आप लोगों को, मुख्तसर सवाल में ज्यादा नहीं। 5 नंबर पे सवाल होगा कि वो ट्रांजिस्टर इसलिए ढूंढ रहे थे, वो ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे, कौन, सैयद अजीज अहमद, बताया था शुरू में ही, इसलिए ढूंढ रहे थे कि जब वो बीमार पड़ गए तो डायरेक्टर, सब बातें मैं बता दिया हूँ यहाँ पे, आपसे पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। तो डॉक्टर ने एक खतरनाक बीमारी का इशारा दिया उसको, और सिगरेट जो उनका पुराना साथी था, बताया था ना कि सिगरेट खूब पीते थे, कि जिससे तन्हाई में वो गम भुलाया करते थे, उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। तो वो अपने गम को दूर करने के लिए वो अपने ट्रांजिस्टर को ढूंढ रहे थे, है ना, ताकि ताकि है ना उन्हें दिल की बात सुनाया करे, यानी सुनाएगा क्या, मतलब ट्रांजिस्टर को ढूंढ रहे थे दिल की बात को समझिए, और अपने बोझ को हल्का करने के लिए। तो ये तो था आपको पहला चैप्टर नंबर 9 का, जो शफी जावेद की जो कहानी थी यानी अफसाना भूले बिसरे गीत, उसके है ना, तो भूले बिसरे गीत यानी उसी के अंदर थे, उसको ये अदा जो है ना, सैयद अजीज अहमद की जो है ना, ये कहानी को भूले बिसरे गीत से उन्होंने नाम ही रख दिया कि जो चीजें होती है कि एक समय आता है कि इंसान की जान पहचान होती है, और एक समय ऐसा आता है कि इंसान रहते हुए भी जो है ना उसकी सारी पहचान को भुला दिया जाता है। आगे है इब्राहिम सुक्का, बताया था कि 10वें नंबर का चैप्टर आपको होगा इब्राहिम सुक्का, और इब्राहिम सुक्का की क्या जात है वो सारी आपको बता दिया हूँ, बस इसके अंदर पढ़ने की जरूरत है, और सवाल जो होगा उसको हम बनाएंगे। पहले इसके मुसन्निफ सलाम बिन रज़ाक के बारे में जानते हैं, कि सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में, है ना, महाराष्ट्र के पनवेल यानी मुंबई के अंदर अभी पड़ता है, और मुंबई अभी कहते हैं, पहले मुंबई हुआ करता था। वो 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए, कब हुए, 15 नवंबर 1941 को। तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन की है, यानी इतनी तालीम हासिल किया उन्होंने। कब पैदा हुए, 15 नवंबर 1941 को। कहाँ पैदा हुए, महाराष्ट्र के पनवेल में। तालीम कहाँ तक की, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये सारे सवाल इसी में आ जाएंगे। और मुंबई, यहाँ बम्बई लिखा, मुंबई होगा, मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के स्कूलों 35 बरस स्कूलों में 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से मुताल्लिक होने के बाद, यानी जुड़े रहने के बाद 1999 में सुबहदोश हुए, यानी रिटायरमेंट हो गए। 1964 में पहला अफसाना शाये हुआ, क्या नाम था, पहला अफसाना शाये हुआ नंगी दोपहर का सिपाही 1977 में, है ना। उसके बाद मुअब्बिर 1987 में, शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये सब याद रखिएगा, नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बिर, शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 में, कब हुआ ये सब लिखा हुआ। ये नंगी दोपहर का सिपाही कब, 1977 में, ये मुअब्बिर 1987 में, शिकस्ता बुतों का ये 2001 में। उनके अफसाने मजमूआ, ये 3 अफसाने हैं, तीनों अफसानों को याद रखेगा, और उसका जो जब शाये हुआ वो भी याद रखा। उससे पहले अफसाना 1964 में था, उसका नाम नहीं दिया है, सिर्फ इतना लिखा कि 64 में शाये हुआ। माहिम की खाड़ी, श्रीपाद कृष्ण कंवल, है ना, हटकर की किताबें मराठी से तर्जमा की इन्होंने, है ना। ये सब किताबें मराठी में थी, और इसका मराठी से तर्जमा की है। उसके बाद हिंदी में उनके अफसानों का मजमुआ कामधेनु, है ना, ये हिंदी अफसानों का मजमुआ था, कामधेनु नाम था, 1988 में शाये हुआ। नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनकी असली हिंदी कहानियां
1955 में, 1995 में, क्या 1995 में शाये की। 1998 में साहित्य अकादमी का तर्जमा अवार्ड दिया गया उनको, किनको, यानी सलाम बिन रज़ाक को। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार उर्दू अकादमियों ने उन्हें कई बार इनामात से नवाजा है ना, कई बार इनको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार उर्दू अकादमियों ने इनको कई बार इनामात से नवाजा है। ये याद रखिएगा, आगे सवाल में आएगा, वैसे हो जाने देगा। 2004 में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी क्या है, सरफराजा गया, यानी ये सारे इनामात जो है ना उसको मिली, यानी शिकस्ता बुतों के इस किताब के लिए इतनी अहमियत वाली किताब थी। उसके बाद इसके जो है ना इब्राहिम सुक्का के बारे में तो आपको बता दिया, वो सारी कहानी है, आप किताब के अंदर पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। वो कहानी बहुत लंबी है, समझिए तो बोर हो गए पढ़ते पढ़ते इसको, है ना। कहानी ऐसी होती है, लेकिन जो है अच्छा भी लगता है अगर आदमी सही से दिल से पढ़े इसको, तो कहानी बहुत दिलचस्प है। तो उन्होंने उसी को जो है ना इब्राहिम सुक्का को ही मरकज किया, इतना ज्यादा पसंद आई उसकी, वो शेर भी कहा करता था वो इब्राहिम सुक्का एक दो, है ना, वो उसके अंदर दिए हुआ है किताब के अंदर, उसके बारे में जानेंगे क्या। अब देखिए मुख्तसर सवाल में आपको क्या, मुख्तसर तरीन सवाल यानी जो ऑब्जेक्टिव होगा। सलाम बिन रज़ाक को 2004 में साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया, यानी किस सन में सलाम बिन रज़ाक को किस सन में साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया, उसमें आएगा 2004, 2002, 2005, 2006, तो क्या लिखना है 2004 में। हिंदी और मराठी जबानों से सलाम बिन रज़ाक का किन दो जबानों से, सवाल क्या होगा, किन दो जबानों से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था, किन दो जबानों से, यहाँ पे सवाल बदल जाएगा बिल्कुल इसके, किन दो जबानों से। कभी कभी सवाल ऐसा होता है जो जवाब सवाल के बिल्कुल ही उलट होता है, हर जगह ऐसा नहीं रहता है आमतौर पे, लेकिन ऐसा रहता है जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा, किन दो जबानों से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था, तो हिंदी और मराठी जबानों से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक था। सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसाने मजमूए का नाम लिखिए, 3 अफसाने मजमूए का नाम लिखिए, तो क्या है, एक इब्राहिम सुक्का, दूसरा नंगी दोपहर का सिपाही जैसे वो उसकी किताब में था, और तीसरा शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये 3 है कि नहीं। चौथे नंबर का सवाल आपकी किताब में है कि किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम क्या है, लिखिए, है ना, वो लिखना पड़ेगा। किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात, है ना, और उनके लिखने वालों के नाम, यानी 4 अफसाना लिखना है जिसको, है ना, उसके उन्वान क्या है वो भी लिखना है, और उसके लिखने वाले का भी नाम। एक तो है लाजुनती, है ना, लाजुनती है ये जो राजेंद्र संवेदी के है, दूसरा है कालू भंगी, है ना, ये कृष्णचंद्र की है, तीसरा है प्रमिस जो इसी किताब के अंदर है जिलानी बानो की, चौथा है इब्राहिम सुक्का जो यही कहानी है सलाम बिन रज़ाक की, है ना, तो ये भी हो गया। आगे है मुख्तसर सवालात, यानी जिसमें थोड़ा सा आपको 5 लाइन के करीब आएगा लिखने का। तो इब्राहिम सुक्का के बारे में कहते हैं कि इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक थी, कहाँ तक हुई, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई, ये सवाल होगा। तो क्या है जवाब में, इब्राहिम सुक्का की तालीम 4th क्लास तक थी, यानी वो 4th क्लास तक पढ़ा हुआ था, बेचारा गरीब था। उसके बाप चूंकि पूरे गाँव को पानी पिलाने के, वहां पे मास्टर से जब बहस होती है, और वो बिल्कुल नौजवान रहता है 20-22 साल का, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई रहती है ना, समझिए तो एकदम पानी खींचते खींचते दुबला पतला सा हो जाता है ना, और टूटे फूटे शायरी भी कर लेता था वो, समझे कि नहीं। तो एक मास्टर जो आए हुए थे वहाँ, वो उनसे बहुत जो है ना वो मजा लेते थे, और उनसे जो तफरीह वगैरह करते थे, हंसी मजाक भी होती थी उनकी आपस में। तो वो कहानी है जिसके अंदर पूरी सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पे हम इब्राहिम सुक्का के तालीम के बारे में जानते हैं। इब्राहिम सुक्का की तालीम 4th क्लास तक हुई। वो धूरन गांव, यानी जिस गांव के वो रहने वाले थे, जिस गांव की कहानी बनाए पूरी किताब में बताई गई, उस गांव का नाम था धूरन गांव का था, और उसी गांव के स्कूल में वो तालीम हासिल किए थे, यानी वही उसी गांव में तालीम। वो गुर्बत की वजह से आगे नहीं पढ़ सके, है ना, और वो पूरे गांव वालों को पानी पिलाने के काम पर मामूर थे, यानी पानी पिलाने थे उसको, और वही उसी से उसका गुजर बसर होता था, जो मिल जाता था। दूसरे नंबर पे आएगा इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख किसकी बेटी से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। बताया ना कि उसको मोहब्बत हो गई थी एक लड़की से। तो इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख नाम था उसका, बेदार खान देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था, जो समाज का एक दबंग और पावरफुल आदमी था, है ना। इस किताब के अंदर आया है कि कोई उसके पास डर से रिश्ता भी लेकर के नहीं गया, कोई आता भी था तो उसको कह देता कि तुम मेरे हैसियत के लायक ही नहीं हो। तो ज्यादा कभी कभी ज्यादा बड़ा बनना भी जो है ना ये खतरे से खाली नहीं होता है, इसी वजह से, है ना, कि वो दूसरे को क्या कहते हैं, घमंड और गुरूर रहता है, तो दूसरे को कमतर समझ लेता है आदमी, बड़ा होता है तो। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता है,
जिसके अंदर क्रूर होती है तो वो ऐसा अपने आप को बड़ा समझ लेता है। जब बड़ा समझता है तो सबको छोटे ही समझता है। जब छोटा रहता है तो सोचता है क्या कि मैं अपने लड़कियों को या लड़की को शादी कराना ये हमारे शान के खिलाफ है, ये हमसे इसी हैसियती का है। तो ऐसा ही कुछ मामला था। और इब्राहिम सुक्का तो खास तौर से ऐसा था ही, बेचारे गुर्बत के पाला हुआ, है ना। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है जो न जात देखती है और न मजहब देखती है और इसी तरीके से न उम्र को भी देखती है ना। कभी भी किसी से जो है ना मोहब्बत हो सकता है, यही एक ऐसी चीज है। तो इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था, जो समाज का एक दबंग आदमी था। इसलिए डर की वजह से वो अपने मोहब्बत का इजहार किसी से नहीं करता था। और उसकी बेटी भी इब्राहिम से, ऐसा नहीं कि एक तरफा ही मोहब्बत था, इब्राहिम सुक्का ही उसको चाहते थे, है ना। और वो उसकी बेटी बड़े खानदान की देखो बेटी थी, ऐसी बाप का तो इतना घमंड गुरूर था, लेकिन बेटी जो एक बेचारे कमजोर ज़ईफ, एकदम बिल्कुल कमजोर लड़का, और जो इसका काम कुछ नहीं, गरीब के अंदर पला हुआ, गुर्बत के मारा हुआ, उससे उसी को मोहब्बत हो गई, है ना। तो जरूर कुछ अदा इंसान के अंदर जो है ना कोई चीज अदाएं भा जाती है उसकी, कि जो मोहब्बत के लिए जो है ना वो अदाएं काफी हो जाती है, समझे। तो इंसान के मोहब्बत के लिए सिर्फ शक्ल का ही खूबसूरत होना या और भी चीज का होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि कौन सी अदा किसको भा जाए, लड़की को या लड़का को, तो मोहब्बत हो जाती है। ये जो है ना मोहब्बत करने वाले ही जानते होंगे। और उसकी बेटी भी इब्राहिम सुक्का से बहुत प्यार करती थी, है ना, मगर वो बाप के डर से खामोश रहती थी। नतीजा वो जो बताया था आपको कि एक मरतबा शोर होता है कि बेदार खान देशमुख के घर में चोरी हो गई, चोरी हो गई। हालांकि वो कौन थे, वही इब्राहिम सुक्का ही गया था रात के अंदर उसकी मुलाकात। उसको बाप को पता चल जाता है, नाम पूछता है, नाम नहीं पता, तो उसको बहुत मारता है। नतीजा वो जो क्या कुएं में कूद करके जान दे देती है। तीसरा है, इस अफसाने में धूरन गांव के इस अफसाने में किस गांव के किस्से को बयान किया गया, किस गांव के किस्से को बयान किया गया है। अब सवाल होगा तो जवाब लिखना है, धूरन गांव के किस्से को बयान किया गया है, जिस जगह अफसाना निगार बतौर मुअल्लिम की हैसियत से जो है ना पढ़ाते थे। धूरन गांव एक दूर उफ्तादा गांव था, है ना, जहां बिजली न थी, है ना, और न नल के पानी का इंतजाम था। लोग कुएं का पानी पीते थे, और कुएं का पानी पी पी करके जो है ना मोजी यानी हलाक करने वाले मर्ज के अंदर जो है ना शिकार हो जाते थे, वही बीमारी। और इब्राहिम सुक्का के वालिद का भी उसी बीमारी के अंदर इंतकाल हुआ था, किताब के अंदर भी दिया हुआ। चौथा है कि अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा, यानी उसके अंदर एक दो नाम दिखे। अब्दुल रब तो ये क्या कहते हैं, वो धुरन गांव के स्कूल के हेड प्रिंसिपल थे, और अब्दुल्ला भैंसा ये जो है ना अब्दुल रब जब पहले थे, बहुत पहले धुरन गांव में जब पढ़ाते थे, उसके बाद फिर दोबारा से वो 25 साल के बाद आते हैं ना, तो ये अब्दुल्ला भैंसा के नाम सुनते तो कहते हैं कौन है। तो उसी का अब्दुल्ला में से अब्दुल रब धुरन गांव के स्कूल के हेड मास्टर थे, और धुरन गांव के सरपंच का, यानी जब वो दोबारा आते हैं, किताब के अंदर दिया है, पढ़ेंगे तो आएगा कि दोबारा जब वो आए वो 20-25 साल के बाद, तो वहाँ अब्दुल्ला भैंसा एक था, सरपंच का एक लड़का, जिसका नाम था क्या, अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला भैंसा भैंसा कहा करते थे उसको, समझे। तो ये दोनों के बारे में पूछा गया है, तो दोनों के बारे में मुख्तसर तौर पर आपको बता दें। आखिरी सवाल होगा सवाल नंबर 5 के, अफसाना इब्राहिम सुक्का के खालिक कौन है। तो अफसाना यानी किसने लिखी है ये अफसाना इब्राहिम सुक्का, तो इसके खालिक कौन है, सलाम बिन रजा। खालिक का मतलब होता है लिखने वाला। और सलाम बिन रजाक महाराष्ट्र के सूबा के रहने वाले, महाराष्ट्र सूबा के रहने वाले हैं, और ये कहानी वहीं के समाजी पस मंजर में है नहीं, यानी वही जिसको क्या कहते हैं महाराष्ट्र के, चूंकि अभी भी वहाँ ऐसे हालात हैं कि वहाँ लोग जो है कुएं का पानी पीते हैं, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश। यह अफसाना सलाम बिन रजाक के अफसाने मजमूआ शिकस्ता बुतों के दरमियान से माखूज है, यानी लिया गया। दो सवाल उसके अंदर सवाल है, उसका जवाब, ये समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कहानी है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, आज हमारा वक्त पूरा होता है। आज हमने क्लास 12th वालों के लिए 2 किताबें, 2 चैप्टर को मुकम्मल किया है ना, चैप्टर नंबर 9 और 10 को। फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, जब तक के लिए इजाजत दिए, खुदा हाफिज।